क्या अध्ययन किए हैं? सर जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, कहानियाँ। ये हिंदी साहित्य का इतिहास तो इसलिए पढ़ा है कि अपने पाठ्यक्रम में है, वैसे नहीं। कहानियाँ पढ़ी है सर ने, हंस पत्रिका जैसे शाम पढ़ा है। एक अंक पढ़ा है, तो ज़्यादा अंक पढ़े हैं या काफी नियमित पाठक हैं या कैसे? सर, यानी एक तो ये हो कि जैसे हमारे ये साक्षात्कार हैं इनके लिए पढ़ा है। हाँ या वैसे कुछ पढ़ा तो सर इनके लिए है, पिछले कई दिनों से पढ़ रही हूँ अभी। नहीं, तो आपने ये आपकी हॉबी है, फिर रुचि अभी बनी है या अध्ययन और भी आप कुछ करते रहते हैं? कुछ पुस्तकों का जैसे नई पुस्तकें हैं, कुछ आपने पढ़ी हो तो? नई पुस्तकें नहीं पढ़ती, जैसे सर जैसे कहानियाँ पढ़ती हूँ। और शुक्ल जी का इतिहास पढ़ा है आपने? वो ये तो पढ़ा है पहले। अभी पढ़ा। भक्ति काल में कितने प्रकरण है उसमें? भक्ति काल में सर शायद 6 पढ़ा है। कौन सा है छठा प्रकरण? भक्ति के अन्य कवि के नाम से इस नाम से है प्रकरण याद। आचार्य शुक्ल जी अपने इतिहास के प्रारंभ में साहित्य लेखन भी बताते हैं कि साहित्य लेखन की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से साहित्य लिखा जाता है, वो क्या प्रोसेस है? साहित्य लेखन की परंपरा। हाँ, प्रक्रिया क्या होती है? कोई लेखक लिखे तो साहित्य लेखन उन्होंने जो लिखा है उसकी प्रक्रिया का वर्णन, इसे साहित्य का इतिहास कहा जाता है। ये होता है साहित्य। हाँ सर, उन्होंने कहा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है, अतः निश्चित है कि जनता की प्रवृत्तियों के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। तो इन बदलती हुई प्रवृत्तियों के साथ कौन सी प्रवृत्ति? रुचियों के साथ, जनता की बदलती हुई रुचियों के साथ साहित्य का जो स्वरूप है उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। तो कौन सी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया, कैसे, क्या, कहाँ बदलाव, कौन से बदलाव का उल्लेख किया उन्होंने? जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियाँ होती है, उसके अनुसार ही साहित्य लिखा जाता है। क्या आर्थिक परिस्थिति प्रभावित नहीं करती? आर्थिक भी करती है। शुक्ल जी ने उल्लेख किया है आर्थिक परिस्थिति का? अब सर इतना तो ध्यान नहीं है आर्थिक का। फिर जैसे आपको पता नहीं है, तो इतिहास पढ़ा आपने, आर्थिक परिस्थिति से इतिहास को पढ़ा या नहीं पढ़ा? जैसे क्या भक्ति काल है, भक्ति काल की उस समय की आर्थिक परिस्थितियां है, क्या उनका उन साहित्य पर प्रभाव नहीं पड़ा? शुक्ल जी ने इसे देखा या शुक्ल जी ने इसे नहीं देखा? शुक्ल जी किसको लेकर लिखे? शुक्ल जी के इतिहास में सबसे पहले वहाँ की तात्कालीन परिस्थितियों का उल्लेख है। उन उल्लेख के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया कि फिर ये कोई कवि है उसका इस प्रकार से महत्ता है। शुक्ल जी ने जिन परिस्थितियों का पहले प्रोसेस बताया कि मैं साहित्य का इतिहास इसलिए लिख रहा हूँ, तो क्या शुक्ल जी के इतिहास में आर्थिक परिस्थितियों का उल्लेख नहीं है कि उसकी जनता पर प्रभाव पड़ता है? क्या उन्होंने आरंभ में जब साहित्य की प्रक्रिया का वर्णन किया तब इसका वर्णन किया है क्या? सर ये तो नहीं याद कर पाएंगे। फिर वो इतिहास पढ़ा आगे तो फिर कैसे उसको देख पाएंगे? चलो आप ये शुक्ल जी के इतिहास की कोई दो कमियां बताइए, जैसे कि आपको कुछ लगा हो उस इतिहास को पढ़कर कि वास्तव में शुक्ल जी ने ये कमी है यहाँ उसमें दिखाई देती है। सर एक तो उन्होंने जो जनता की चित्रवृत्तियों का नाम लिया है शुरुआत में, लेकिन आदिकाल का नाम जब वीरगाथा काल उन्होंने रखा तो उस समय प्रवृत्तियाँ, जो संपूर्ण प्रवृत्तियाँ हैं साहित्य की, वो उस नाम में परिलक्षित नहीं होती है। जैसे उन्होंने रचनाओं की संख्या के आधार पर दोहरा नामकरण रख दिया ना, यानी नामकरण। और फिर अगर आप बताइए कि फिर नामकरण का आधार क्या होना चाहिए? अगर वो नामकरण का आधार न हो, जैसे दो नामकरण के उन्होंने आधार बताए कि एक मूल प्रवृत्ति क्या होती है, नामकरण का क्या होती है, आधार होती है, दो नामकरण, दोहरा नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई। अगर आपको लगता है कि यदि ये नामकरण के आधार ठीक नहीं है तो आप कौन सा आधार ठीक मानेंगे? फिर नामकरण का क्या आधार होना चाहिए आपको लगता हो कि आधार हो नामकरण? सर नामकरण ऐसा होना चाहिए जिसमें उस समय की जो प्रवृत्तियां हैं उनका सम्यक बोध हो जाए। जैसे आदिकाल नाम है, तो ये किस आधार पे, किस नामकरण, कैसे नामकरण किया गया, ये नामकरण की प्रोसेस क्या है? तो सर प्रवृत्तियों के आधार पर जो है नामकरण। तो ये प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण है आदिकाल। क्या प्रवृत्ति दिखाई देती है यहाँ पर आदिकाल? आदिकाल में सर बाद का जो जितना भी साहित्य लिखा गया, शिल्प और संवेदना के जो आदि रूप थे उस साहित्य में मौजूद थे। मैं बता रहा हूँ, आप समझ तो रहे हैं अच्छा। कि नामकरण के दो आधार होते हैं।
एक सविशेष नामकरण होता है, एक नामकरण का आधार होता है निर्विशेष नामकरण होता है। तो ये जो आप आदिकाल नामकरण कर रहे हैं, ये कैसा नामकरण है? सर मैं नहीं समझ पा रही हूँ सर। आपने सविशेष निर्विशेष पढ़ा नहीं। हाँ, आगे देखिए कि और क्या पढ़ा आपने? तो सर कहानियाँ पढ़ी हैं। कोई प्रिय लेखक हो आपका? लेखक तो सर प्रेमचंद और फणीश्वरनाथ रेणु दोनों। ये आंचलिकता क्या होती है? आंचलिकता होती है जो लेखक अपनी रचना में वहाँ की परिस्थितियों का, उनकी वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के लोगों का उन्हीं की भाषा में जब वर्णन करता है तो उसमें हमें आंचलिकता दिखाई देती है। तो ये खड़ी बोली हिंदी और ये आंचलिकता, ये कहाँ साहित्य में भाषाई भेद दिखाई नहीं देता है? एक पूरे अंचल में अंचल की भाषा आ रही है, दूसरी तरफ हम खड़ी बोली हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या ये भाषाई भेद नहीं है? फिर तो राजस्थानी में भी लिखा जाना चाहिए और वो भी हमें पढ़ना चाहिए। नहीं सर, उसमें जो वहाँ के पात्रों की भाषा जब वो दिखाते हैं तो उसमें वो आंचलिकता आती है। जब लेखक के स्वयं के विचार आते हैं वहाँ तो खड़ी बोली में लिखते हैं। है ऐसा मिलांचल? मिलांचल में सर, लेकिन उनके मुंह से भी वो मिलांचल में तो पात्रों का पता ही नहीं चलता है कि कब कौन सा पात्र उनके मुंह से बोल रहा है। जैसे शुरुआती दौर में वो ऐसे शब्द रोबिन लाल के कोई ऐसे बाल्टी लेकर भाग गए हैं, ऐसा कुछ शब्द आते हैं। महात्मा ज्ञानी की जय, ऐसे आंचलिक शब्द बहुत सारे आते हैं जो लेखक के मुंह से भी आते हैं। ठीक है। आप व्याख्या करेंगे जी सर। किस विशेष, हिंदी विशेष। कौन सी कक्षाओं में पढ़ाते हैं आप? सर 11वीं 12वीं 10वीं 11वीं। अच्छा, कहाँ है आपके स्कूल? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माधोपुरा सीकर। आपके जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनमें से कोई आपकी अच्छी कविता जो आपको बहुत प्रभावित करती है, ऐसी कविता जो आप उन बच्चों को पढ़ाते हैं? जैसे निराला की बादल राग कविता है। अच्छा, बादल राग निराला की, उसमें निराला में कौन सा व्यक्ति जो उसमें निराला का झलकता है बादल राग से? बादल राग में सर, उसमें कविता में जो बादल की दो शक्तियां हैं, नवनिर्माण की शक्ति है और विध्वंसकारी जो शक्ति है, यानी कि क्रांतिकारी रूप उस कविता में दिखाई देता है। राजस्थान सरकार द्वारा स्कूलों में बालिकाओं के लिए कौन कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही? बालिकाओं के लिए, केवल बालिकाओं के लिए एक तो निःशुल्क साइकिल वितरण जो योजना है वो है, और एक ये निःशुल्क सर ये नैपकिन वितरण की योजना है। ये इसका क्या नाम है? नैपकिन वितरण योजना है ये? उड़ान योजना है। और भी है? जैसे गार्गी योजना है और बालिका प्रोत्साहन गार्गी योजना। की क्या योग्यता है? गार्गी पाने के लिए बालिका को क्या योग्यता चाहिए? 75% कौन सी कक्षा? कक्षा 10 में। एक स्कूटी योजना है कोई? हाँ सर, वो तो 12 क्लास के 12 बाद पास आउट होने के बाद। कॉलेज में जब उसके लिए कोई प्रतिशत है तरक्की का? सर उसमें तो शायद जितने संख्या निर्धारित है उसमें कितने बच्चों को देनी है उस हिसाब से ऊपर वाले मेरिट के हिसाब से। आपके एमए का विशेष पेपर था प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? सर उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ 1880 ईस्वी। अच्छा, और इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। और ये क्या हिंदी के ही लेखक थे? नहीं सर, ये प्रारंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में लेखन करते थे। इनकी पहली कहानी हिंदी की? हिंदी की पहली कहानी पंच परमेश्वर। नहीं, वो तो 1916 में आई। बड़े घर उससे की भी पहले बड़े घर की बेटी कब नहीं याद कर पा रही। आप स्कूल व्याख्याता हैं तो कॉलेज एजुकेशन में क्यों आना चाहते हैं? स्कूल व्याख्याता भी अच्छी तो। हाँ सर, अच्छी सोच तो है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है निरंतर प्रगति। जैसे प्रसाद की वो पंक्ति है कि इस पद का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना। इसमें तो प्रमोशन हो जाएगा, कल को प्रिंसिपल बन जाएगा, ये तो बहुत अच्छी जगह है। घर के पास में पोस्टिंग होगी, इससे दूर भी जाना पड़ सकता है। सर अपनी केवल सुविधाओं को नहीं देख रही मैं, इसमें अगर जाऊंगी तो मैं साहित्य को सरल सुलभ बना सकूंगी, एक अच्छा
अब विद्वजनों के साथ मिलना ये है, क्या मेरा कार्य दायरा करोगे? वहीं पर संचित। क्या अच्छा कार्य करोगे कॉलेज एजुकेशन में? सर जैसे मैं अपना एक पुस्तकालय बनाकर उन बच्चों को जो चीज़ें नहीं मिल रही है, साहित्य जहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वहाँ कोई कैसा साहित्य है, किस प्रकार का बच्चों को आवश्यकता है, वो मैं उनको उपलब्ध कराना तो चाहिए। ये काम तो आप स्कूल एजुकेशन में कर सकते स्कूल एजुकेशन में सर 11वीं 12वीं तक के ही बच्चे हैं, तो उनको भी वहाँ पर भी मैं ये पूरा कार्य करती हूँ अपने मन से, लेकिन और भी वहाँ तक ही सीमित नहीं है, साहित्य का अथाह भंडार है, उससे मतलब मैं आप भी अच्छी बड़ी। शिक्षा में जाओगे तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। जी सर। तो मेरी भी PhD कर रखी है आप? सर मेरी भी ये जो जानकारी है वो वहाँ जाने पर ही और ज़्यादा बढ़ पाएगी, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा दायरा रहा वहाँ तक मेरे को लग रहा है आराम है उच्च शिक्षा में, कॉलेज में 1-2 क्लास लेनी होती है तो ठीक रहेगा ना? अच्छा है। स्कूल में कितने सारे झंझट हैं। वो तो सर अब अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह से। आपका क्या है? मैं तो सर पूरी ईमानदारी और कर्तव्य के साथ अपना कार्य करती हूँ। NEP का दिन की है? हाँ सर। NEP NEP 2020 सर, इसका मैंने अभी अध्ययन नहीं किया। नहीं, आप स्कूल एजुकेशन में तो स्कूलों में भी ये चलता हाँ है। है, लेकिन मैंने कौन सी प्रणाली है, क्या इसमें दोष देखते हैं? स्कूलों में तो लागू हो गई ना। इसको नहीं पता सर। अच्छा, आप जैसे कॉलेज एजुकेशन में शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, कोई बच्चा स्नातक स्तर पे हिंदी विषय जब आप पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से वो पकड़ बना पा रहा है, अच्छे से समझ रहा है, तो आप क्या विशेष उपाय करेंगे वो बच्चा जो पढ़ा स्नातक है वह हिंदी विषय से करे? हाँ तो सर उसको प्रोत्साहन करूँगी आगे की, जो बताऊँगी उसको कि किस प्रकार साहित्य में अपार संभावनाएं हैं, उससे उसको। वो तो जैसे वो पॉलिटिकल से तो पॉलिटिकल वाले सर भी बताएंगे उनको, तो आप क्या विशेष करेंगे, किस प्रकार से प्रोत्साहित करेंगे? वो ये सर साहित्य से उसको जोड़ूंगी। जोड़ने के लिए आप साहित्य पत्रिका पढ़ते हैं? साहित्य पत्रिका सर मैं अभी तो हंस से पढ़ती हूँ। अच्छा, कहाँ से प्रकाशित होती है? ये सर अक्सर प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित होती है। दिल्ली से होती है या इलाहाबाद से? दिल्ली से होती है सर। कौन है संपादक? अभी वर्तमान में संजय साहब। अच्छा, आपने जब बताया कि प्रेमचंद की आपको कहानी और उपन्यास पढ़ना पसंद है, अगर आपसे कहा जाए कि प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी का चयन कीजिए तो कौन सी कहानी चुनोगे? सर्वश्रेष्ठ कहानी केवल एक कहानी का चयन करना होगा। सभी कहानी। ठीक है, बोर्ड पे जो भी तैयार लेके आए हैं। क्या पढ़ा रहे हो? बोर्ड पर क्या पढ़ाओगे? कल वाली पढ़ा। कल वाली नहीं है, अभी बताओ कल का लगे। अच्छा, फिर तो मैं राम की सखी और होगा। आज हम अध्ययन करेंगे छायावाद के कवि जो शलाका पुरुष है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी कविता राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा निराला की एक लंबी कविता है जो प्रबंधात्मक महाकाव्यात्मक कविता है। यह कविता उनकी प्रतिनिधि कविता भी कही जा सकती है। इस कविता में उन्होंने बहुत से भावों को एक जगह संश्लिष्ट किया है। ये भाव गांधीर्य की कविता है। इसमें बहुत से अर्थ हमारे सामने मुखरित होते हैं। कविता की शुरुआती पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजयी समर। बस ठीक है, ये आगे समझा दीजिए इसको। इसी को राम की शक्ति पूजा की ये पंक्तियां नाटकीयता के साथ शुरू होती है। राम और रावण के बीच होने वाले युद्ध का शुरुआती दौर इसमें दिखाया गया है। कवि कहते हैं कि रवि हुआ अस्त,
आज का दिन अस्त हो चुका है। जब सूर्यास्त हो जाता था तो युद्ध बंद कर दिया गया है। ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजय समर। और फिर आगे कहते हैं ज्योति के पत्र से तात्पर्य है आज के दिवस में, आज के दिन में यह जो युद्ध हुआ था राम और रावण का, वह अमर अर्थात हमेशा के लिए अंकित हो चुका है। राम रावण का अपराजय समर, अपराजय यानी अनिर्णित रह गया है। राम और रावण के मध्य आज के दिन में जो युद्ध हुआ था वो अनिर्णित रह गया। अनिर्णित कर यहाँ निराला आगे होने वाले निर्णायक युद्ध का संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रकर। निराला आगे बताते हैं कि दोनों पक्षों की जो सेनाएं हैं उनके योद्धा। इस कविता की जो आप बोल रहे हैं उसकी प्रारंभिक विशेषता क्या है भाषिक दृष्टि से, जो भाषिक अन्य कविताओं में ना हो? भाषिक दृष्टि से सर ये सामासिक पदों में लिखी गई कविता है और छंद को बीच में ही रोककर बिंब उबार देना यहाँ कवि ने दिखाया है। और बिंब किसे कहते हैं? बिंब सर मूर्त भावों के लिए जिन अमूर्त चिन्हों का प्रयोग करते हैं, हमारे मस्तिष्क में जिनको पढ़कर एक चित्र सा मूर्त भावों का अमूर्त चित्रण करते हैं। अमूर्त भावों का मूर्त चिन्हों का प्रयोग, अमूर्त भावों के चित्रण के लिए जो मूर्त शब्दों का या प्रयोग करते हैं और हमारे मस्तिष्क में उसके लिए एक चित्र से उपस्थित हो जाते हैं, उनको हम बिंब कहते हैं। तो ये बिंब का मस्तिष्क से कोई संबंध है? जी सर, मस्तिष्क में चिन्ह होते हैं उसे बिंब कहते हैं। मस्तिष्क में हमारे चित्र उपस्थित हो जाते हैं, उन उसे कविताओं को बिंब- पढ़ते हैं। उसे बिंब कहते हैं। नहीं सर, तो उनको पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है? हमारे मस्तिष्क में उनके चित्र से उपस्थित हो जाते हैं। मस्तिष्क में तो वो बिंब बन जाएगा। बैठिए। बिंब जो आप बात कर रहे हैं, नई कविता में बिंब विधान नाम से एक प्रसिद्ध रचना है, किसकी है? बिंब विधान नाम से नई कविता में विजय नारायण साई ने आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। विजय देवनारायण साई के एक अंकों में नई कविता के करके चलो ये बताइए कि ये छायावाद है, ये शक्ति काव्य कैसे? केदारनाथ जी के ये जो छायावाद है उसे हम शक्ति काव्य कहें तो किस प्रकार से ये शक्ति काव्य? सर शक्ति काव्य तत्कालीन जो स्वाधीनता संग्राम चल रहा था उसमें जो जनशक्ति थी उसको प्रेरित करते हुए ये मुझे तो लगता है कि आंतरिक शक्ति के उपार्जन की राम साधना करते हैं, आंतरिक शक्ति नहीं की है जनशक्ति। आंतरिक शक्ति नहीं है। आंतरिक शक्ति के माध्यम से जब सर तक आंतरिक शक्ति हम विकसित करेंगे तभी हम क्या है कि स्वयं को जीतकर अपनी अंदर शक्ति का संचय करेंगे, तभी राम तभी हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, ये साधना की कविता है सर। तो आप जनशक्ति की बात कर रहे नहीं, हैं। निराला इस कविता के माध्यम से जनशक्ति को संगठित होने की बात कर रहे हैं। उसमें मौलिक कल्पना जो की है वो मौलिक कल्पना ये की है कि जो स्वाधीनता संग्राम जनशक्ति कैसे, ये इससे कैसे संगठित होगी? राम और रावण का जो सर इसमें लिया गया है, रावण यहाँ पर साम्राज्यवादी शक्ति का प्रतीक है और राम नहीं, जैसे अगर आपको शक्ति का संचय करना हो, आप चाहते हैं इस कविता को पढ़कर अगर आपको लगता हो कि नहीं मुझे शक्ति का संचय करना है, तो आप कैसे कर पाएंगे? सर उन राम की उन पंक्तियों से प्रेरणा मिलती है इनमें जो एक और मन रहा राम का जो न थका। तो मन दो होते हैं। वो द्वंद्व चल रहा था राम के मन में, अभी अभी तो वो निराश हो गए। आपने भी बताया कि एक और मन रहा राम का जो न थका, तो व्यक्ति के मन दो होते हैं क्या? नहीं सर, तो राम इसका क्या अर्थ हुआ? उसकी पहले वाली जो पंक्ति थी उसमें वो आया है कि दिक जीवन जो पाता ही आया सदा विरोध, दिक साधन किया जिसके लिए किया ही सदा सो। तो अभी राम का मन निराश हो रहा है, लेकिन तुरंत वो फिर उसको उनको वो पहले की बात याद आती है। तब वो राम का एक ऐसा मन भी है जो वो कभी जो गिरते हुए फिर वापस से उठ ऐसा जाते हैं। मन, यही तो मैं कह रहा हूँ, मन दो है क्या? यही तो बात है कि एक मन ऐसा है, एक मन वो है, तो क्या मन दो होते हैं? मन तो सर एक ही है, लेकिन वो कभी निराश हो जाता है, लेकिन फिर आशा से बढ़ जाता है, उत्साह संसार उसमें हो जाता है। विचार आते हैं। हाँ, ठीक है। दो शब्द लिखने हैं। वो यूँ समझ
आ जाओ, इतने अवसर नहीं होते क्या आज बैठो। उसको करो सर। हाँ सब पूरा साफ कर दीजिए। देखिए कि आचार्य शुक्ल जी के इतिहास को ठीक से पढ़ना है। प्रोसेस में वहाँ आर्थिक का उल्लेख नहीं है, इसलिए उस पर यह है कि शुक्ल जी ने आर्थिक पक्ष का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने वहाँ सामाजिक का है, राजनीतिक परिस्थितियाँ कही है, सांप्रदायिक का है, धार्मिक का है, तो वहाँ आर्थिक उनके इतिहास में नहीं है। एक तो ये था कि जब आपने शुक्ल जी का इतिहास पढ़ा है और ये बड़ी शुक्ल जी के इतिहास पर यह आरोप लगता है, तो उस दृष्टि से अगर हम देखे जाए तो ये ठीक ढंग से करना है। प्रकरण में भी आप जो प्रकरण है उसका छठा प्रकरण एक बार देख लीजिए। फुटकल कवियों के नाम से जो भी है उसका छठा प्रकरण है। जब आपने कहा है कि मैंने वो शुक्ल का अभी इतिहास पढ़ा है तो उसमें ठीक से इसकी विशेषता ये है राम की शक्ति पूजा की कि इसमें पहली 18 पंक्तियां है, उसमें कोई कारक का प्रयोग विशेष रूप से नहीं हुआ है। इसकी बात छोड़ के देखेंगे तो ऐसा मिलेगा। सर वो समझ नहीं पाते मैं क्या पूछना, वार्षिक विशेषता क्या है? तो 18 पंक्तियों पर एक ही लंबा वाक्य हाँ है। वाक्य वो भाषिक विशेषता हाँ, उसकी रवि वही उपवास से लेकर रावण संहार। और वार्षिक विशेषता वहाँ की। सर, एक और मन रहा राम का जो न था, सीधा सा कहना था कि मन में आशा और निराशा का भाव नहीं कि मन दो होते हैं। मन में क्या है विभिन्न भाव होता है, और यहाँ एक और ये मन के दूसरे भाव की बात कर रहे हैं, नहीं कि मन की बात कर रहे हैं। मन का दूसरा भाव आशा का भाव भी होता है जब निराशा होती है। तो इसको भी थोड़ा सा ठीक से देखना है। बादल रात ठीक से देखना और बताइए ठीक है। बाकी सब पढ़ाना रहना लिखना राइटिंग ठीक है, बाकी को अवसर बताइए। एक आप जैसे ही